बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के हेड के अंदर है। जो जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का आना है हमारा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्टों के लिए, और ऑलमोस्ट 10 से 15 नंबर का आता होता है। ये जो दूसरी सीटें होती हैं पीपीएससी, उनमें इंशाल्लाह उसके अंदर भी आप लोग अप्लाई करेंगे, आगे वो सीटें भी आएंगी। क्योंकि तैयारी तो यही बेसिक्स होती हैं जो मैंने आपको करवाई हैं ये ड्यूरिंग 2 मंथ। यही हेड होते हैं, इन्हीं में से पेपर आना होता है। तो बाकी आप लोगों की अपनी कोशिश होती है। तो उर्दू के अंदर पहले हम देख लेते हैं कि उर्दू के किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं पेपर में आपको। ठीक है, वो हम देखते हैं। सैंपल क्वेश्चंस आस्क इन प्रीवियस पेपर्स टू टेक सुपरफिशियल आइडिया ऑफ एग्जामिनर अप्रोच। क्या हम एग्जामिनर का आइडिया उर्दू में वो किन किन एरियाज में से पूछता है और हमें किन एरियाज को फोकस करना है। तो देखिएगा, ये एमसीक्यूज देखिएगा। पहला एमसीक्यू देखें, मकड़ा और मक्खी की नज़में बच्चों के लिए हैं, इकबाल के किस मजमुआ से लिए गई। ये ली गई है जी बांगे दरा। यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन, इकबाल की 4 डिफरेंट बुक्स के नाम लिख दिए। उनमें से उसने आपसे पूछ लिया कि मकड़ा और मक्खी की नज़म किसमें है। वो बांगे, इकबाल का आपको पता है कि बड़ा मतलब उर्दू के हवाले से या शायरी के हवाले से बहुत ज्यादा नाम है, मशहूर शायरों में आते हैं, तो इनके बारे में पूछा जाता है आमतौर पे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है। ये ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है जी तहरीरी तौर पर। ठीक है, आप अक्सर किसी को कहता है कि गिव मी आंसर इन ब्लैक एंड व्हाइट, उसका ये मतलब नहीं होता मुझे रात को इसका जवाब देना। उसका मतलब ये होता है कि तहरीरी तौर पे मुझे इसका जवाब जो मैंने आपको पूछा है, एक्सप्लेनेशन वगैरह होती है। ठीक है, तो ये अब मुहावरा टाइप लग रहा है या रोजमर्रा कुछ ये वर्डिंग होती है, वो आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उस तरफ का कोई क्वेश्चन लग रहा है। उसके बाद जी मुसाबकत का क्या मायने है, उर्दू का लफ्ज दिया हुआ है तो उसका मायने पूछा हुआ है। मुसाबकत का मतलब है जी मुकाबला। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें थी कि पन्हा हो गई। ठीक है, ये शेर दिया होता है आमतौर पे और पूछ लेते हैं कि किस जो है शायर का शेर है। आमतौर पे जो 20 मार्क्स वाला होता है उसमें आसान शेर दिया होता है जो आमतौर पे हमने सुने होते हैं। जो 100 मार्क्स वाला पेपर के अंदर जहाँ 10 से 15 नंबर का आना है, वहां जरा टेक्निकल किस्म का मुश्किल शेर भी वो दे सकते हैं, मीर दर्द का, मीर पति मीर का, या पुराने शायरों का, जिसको डिटेक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आमतौर पे जो 20 मार्क्स एमसीक्यूज होता है उसमें 2 से 3 नंबर की उर्दू आनी है, तो उसमें आसान ही होगा उम्मीद है। बाकी ये देखें, तोबा टेक सिंह बुक का नाम है, किसकी तसनीफ है। ये है जी सादत हसन मंटो। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने आइडिया लिया कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये देखिएगा, तवील का मुतजाद क्या है, अरीज। ठीक है, तवील का मुतजाद है अरीज। फिर एक और मुहावरा उसने दिया है, मतलब पूछा हुआ है, सर कलम करना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है। सर कलम करना, सर काट देना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, उर्दू की आखिरी किताब के मुसन्निफ कौन है। उर्दू की आखिरी किताब, ये किताब का नाम है। इसका ये मतलब नहीं कि उर्दू की आखिरी किताब, उर्दू की किताबें तो आज भी आ रही हैं। ये बुक का नाम है उर्दू की आखिरी किताब। इसके मुसन्निफ हैं जी इब्ने इंशा। मतलब कि वो किताबों के नाम भी पूछता है और उनका मुसन्नफ कौन है। पीछे भी हमने देखा, उसने पूछा तोबा टेक सिंह बुक किसने लिखी, यहाँ उसने पूछ लिया उर्दू की आखिरी किताब किसने लिखी। फिर क्वेश्चन देखिए, मुंशी कंवल ईश्वर ने उर्दू की खिदमत किस मैदान में की। 4 ऑप्शन दिए हुए जी, नावल नवीस, अखबार नवीसी, तबाते पुराने पाक, या अदबी तरीकी नवीस। तो मुंशी कंवल ईश्वर जो है वो अखबार नवीसी के अंदर इनका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक और मुहावरा दिया हुआ है, 3-5 का क्या मतलब होता है। 3-5 करना, 3-5 का मतलब होता है जी झगड़ा करना। ठीक है, आगे आए, पाक का मुतजाद क्या है। सिंपल है बिल्कुल ही, नापाक। फिर देखें जी, नाकाबिले माफी गुनाह कौन सा है। आपको पता है नाकाबिले माफी गुनाह शिर्क है। बाकी सारे गुनाह की माफी मिल सकती है लेकिन शिर्क की माफी नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको सैंपल के तौर पे दिखाए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आम तौर पे पूछे जा सकते हैं आप लोग से उर्दू में। अब इन क्वेश्चन की बेस पे अगर डेटा को फॉर्मुलेट करें, ये डिफरेंट मतलब पास पेपर के हैं,
100 MCQs में से हैं, वैसे ये वेटरनरी ऑफिसर के पेपर्स में से नहीं है। तो वेटरनरी ऑफिसर के पेपर्स में भी आसान ही आए हुए हैं, वो 2 पेपर हैं उसके अंदर 2016 वाले, उसमें होंगे मेरा ख्याल उर्दू के शायद, नहीं 2016 के बाद से जनरल नॉलेज उन्होंने शामिल किया था। सो बाय दिस वी कैन इन्फर उर्दू एमसीक्यूज एरिया, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, नतीजा कर सकते हैं किन किन एरिया से आमतौर पे वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे कुछ उर्दू जुबान का ओरिजिन पूछ सकता है, उर्दू की जुबान कब से ओरिजिनेट हुई, उर्दू कब से बोला जाना शुरू हुई। फिर सर सैयद की तहरीक काफी अहम है, तहरीक अलीगढ़, सर सैयद ने उर्दू के लिए काम किया था जंग आज़ादी के बाद, 1857 के बाद। आप लोगों को पता है कि मुसलमानों की काफी खराब हालत हो गई थी, पहले इन्होंने इंग्लिश पे जोर दिया था, अंग्रेजों के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी करते थे सर सैयद अहमद खान। तो ये मतलब मफाहमत पसंदी की तरफ से ये कहते थे कि इस वक्त अंग्रेज क्योंकि हुक्मरान है तो तुम इनकी जुबान सीखो, जब तुम तरक्की कर जाओ किसी मुकाम पे तो फिर इनका मुकाबला करना। फिर ऐसा ऐसा बाद में इनको मतलब एहसास हुआ और इन्होंने उर्दू के ऊपर भी काम करना शुरू किया, और इन्हें ये भी एहसास होना शुरू हो गया कि एक कौम की तरह हिंदू मुसलमान नहीं रह सकते। ये पाकिस्तान अफेयर में हमने इसे डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है। फिर थर्ड एरिया देखिए जी, कदीम शोरा और अशार, ओल्ड पोइट एंड वर्सेस, कि वो आपको कोई वर्सेस दे देगा किसी पुराने शायर की और वो पूछ लेगा जी ये किसका शेर है। उसमें 4-5 शायर जो हैं वो मीर दर्द मीर, मीर तकी मीर, गालिब वगैरह हो गए, वो अहम है। तो शेरों के नाम वो पूछ सकता है, या उनके अलकाबात वगैरह भी पूछ सकता है, फलां शायर को क्या कहा जाता था। जदीद शोरा, न्यू पोइट्स, जिस तरह परवीन शाकिर हैं, वसी शाह है, और नासर काजमी, अहमद फराज, ताकि तो ये ना बहुत यार तेरा बाकी चीज नहीं तो अल्लाह दी कसम थापा चाहना नहीं कुछ काम पूछ करना रहे नहीं हैं, स्पीकर ऑन है, देखिएगा जरा, कोई कोई क्वेश्चन पूछना जा रहा है या चले। स्टूडेंट की तादाद तो अच्छी हो गई, ऑलमोस्ट 75% हो गया, गुड। अच्छा, जदीद शोरा की मैं बात कर रहा था, उसमें न्यू पोइट्स जैसे मैंने आपको बताया उनके बारे में वो पूछ सकता है, उनका लकब पूछ सकता है, दौर पूछ सकता है, शेर पूछ सकता है कि ये शेर किस शायर का है। इसके बाद ये आमतौर पे पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के उर्दू में, फर्स्ट राइटर एंड नेम ऑफ राइटर, राइटिंग। ठीक है, उर्दू में डिफरेंट टाइप की राइटिंग्स होती हैं, इसमें उर्दू ड्रामे, नावल, मजा नगारी और नसर, शायरी, इस तरह मतलब उसमें वो पूछ सकता है पहला शायर कौन था, पहला ड्रामा किसने लिखा, पहले ड्रामे का नाम क्या था, इस तरह उर्दू में सबसे पहले क्या चीज हुई उसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं छठे नंबर पे उर्दू नावल, नावल का वो पूछ सकता है उर्दू का पहला नावल कौन सा था, नावल लिखा किसने। हाँ जी, नफीस से नगार। अच्छा, उसके बाद स्वाने उमरी का भी वो पूछ सकता है, या आप बीती का, या खाके, ये डिफरेंट टाइप्स की जो होती हैं राइटिंग होती है उर्दू की। तो हमने इतनी डिटेल तो नहीं जाना कि हर राइटिंग से क्या मुराद है, हम जस्ट आगे स्लाइडों में देखेंगे कि पहली स्वाने उमरी कौन सी है और उसका राइटर कौन सा है। इस तरह आप बीती कौन सी है, खाका कौन सा है, नावल कौन सा है, ड्रामा पहला कौन सा है। ये कुछ मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और कुछ आपके साथ एमसीक्यू की एक फाइल शेयर करूंगा, उसमें 500 एमसीक्यूज होंगे, 500 एमसीक्यूज जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। तो 20 मार्क्स एमसी 20 मार्क्स जनरल नॉलेज के पेपर के लिए तो इतने ही काफी हैं, क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट को उतना ही वेटेज देना है जितना। अब ये तो नहीं हम कर सकते कि पूरा महीना उर्दू के ऊपर लगाए रखें और उर्दू में से आना है 3 नंबर का। लेकिन उर्दू को ऊपर ये है कि हमें टाइम देना चाहिए, जैसे आपको मटेरियल दे दूंगा, आपको चाहिए कि जो है हफ्ता तो लगाएं उर्दू के ऊपर। मेरे लेक्चर तो मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगी उर्दू, एमसीक्यूज दे दूंगा, उसका टेस्ट वगैरह रख लेंगे। लेकिन कुछ मेहनत आप लोगों को भी करनी होगी अगर तो आप जनरल नॉलेज को प्रॉपरली अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ जिस तरह बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी जनरल नॉलेज बस चले जाएंगे, छोड़ आएंगे, जो भी पेपर में आता है 20 नंबर का ही तो है, तो वो छोड़ आते हैं।
जो उनमें से 3-4 उनको आते हो, कहीं सुने सुनाए उनके ऊपर टिक कर आते हैं, बाकी वो छोड़ आते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने कौन सी पॉलिसी अपनानी है। मेरे ख्याल से तो प्रॉपर तैयारी करके जाना चाहिए अब, क्योंकि मेरिट अब ज़रा तेज़ होना है। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, बच्चे जो है ना पढ़ते हैं। अच्छा, आगे आ गया जी मुहावरों का मतलब। जैसे हमने पीछे पेपर में भी देखा था, 3-4 टाइप के मुहावरे थे, उसने मुहावरों का मतलब पूछा हुआ था, इस मुहावरे से क्या मुराद है। अब चूंकि उर्दू से हमारा जो तल्लुक है वो खत्म होता जा रहा है, हमने यूनिवर्सिटीज में भी इंग्लिश के अंदर पढ़ना शुरू किया चीजों को। पहले 1-2 सेमेस्टर तो हमें इंग्लिश समझ नहीं आई, टूटी फूटी लिखते थे, सीजीपीएं भी कम आती थी। फिर ऐसा ऐसा इंग्लिश समझ आना शुरू हुई, तो उर्दू हाथ से जाने लगी हमारे, उर्दू हमें भूलने लगी। तो अब सम टाइम ऐसे होता है कि उर्दू के अंदर लिखना हो तो वो उर्दू का वर्ड ही जेन में नहीं आ रहा होता कि इधर वर्ड इस्तेमाल कौन सा होना होता है, और इंग्लिश का वर्ड जेन में आ रहा होता है कि यार ये इंग्लिश का वर्ड। तो ना हम इंग्लिश के रहे, ना हम उर्दू के रहे, बीच में कहीं लटक रहे हैं। अब वो जब टेस्टिंग सर्विसेज होती हैं आमतौर पे हमारी पीएमएससी जैसे, खासकर उसके बाद वन पेपर जनरल नॉलेज टाइप, तो उसमें वो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। वहां पे फिर जो है ना टाइम टाइम फिश हो जाती है। और जहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ तो चलो ठीक है, हमने स्टडी की होती है। जैसे डीवीएम की हमने 5 साल की है, कोई और सब्जेक्ट्स होंगे तो मास्टर्स वगैरह 2-2 साल तो की होती है। तो चलो कुछ ना कुछ आइडिया होता ही है कि कहाँ से पेपर आना है और किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। यार हमारी यूनिवर्सिटियां भी जो है वो पढ़ाती बड़े लेवल के हैं। जैसे एक बच्चा भी कह रहा था हमारे तो एमफिल भी बड़े लेवल के हैं। अच्छा, उसके बाद 9वें नंबर पे देखिएगा, खुतबात अलकाबात ऑफ राइटर्स। डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनका वो पूछ लेते हैं कि फलां का नाम क्या था। फॉर एग्जाम्पल, शायर मशरिक किसको कहा जाता है, तो वो अलामा इकबाल है, ठीक है। अवामी शायर किसको कहा जाता है, वो अलग है। इस तरह मतलब ये आगे पूरी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर खुतबातुल कबात दिए हुए राइटर्स के, वो हमने देखे हैं। फिर ये आ गया फर्स्ट वर्क इन उर्दू, उर्दू में सबसे पहले किसने क्या क्या काम किए, वो भी देख लेंगे हम। फिर एक ये इंपॉर्टेंट होता है, जुमलों की गलती निकालना। ज्यादा वैसे जो 20 वाला है ना, ये वाला सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें ये दो चीजें वैसे ज्यादा पूछी जाती हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया। एक तो मुहावरों का मतलब वो पूछता है, ठीक है, आब आब होना का क्या मतलब है, 3-5 का क्या मतलब है, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के और भी मुहावरात। और दूसरा सेंटेंस करेक्शन वो आपको देता है, जुमलों की गलती निकालना, ठीक है। एक जुमला दिया होगा और उसमें कोई ना कोई गलती होगी, इमला की गलती होगी, जमा माइनस की गलती होगी, या जो है जमा माइनस की गलती कह रहा हूँ, मुजक्कर मोनस की गलती होगी, या और भी कोई जो है वो रेपिटिशन होगी वर्ड के अंदर। आबे जमजम का पानी, आबे जमजम का पानी दिया होगा। अब आबे जमजम, पहले ही आबे जमजम का मतलब जमजम का पानी, तो आबे जमजम का पानी नहीं होगा, बस आम के आबे जमजम का पानी शफा वाला है, तो ये गलत है जुमला। आबे जमजम शफा वाला है, बस इतना काफी है। या आप क्या ले जमजम का पानी, 2 दफा तो पानी नहीं ना लगाना है एक जुमले। तो इस तरह के जुमले होते हैं। मुजक्कर मोनस की कुछ गलतियां दी होती हैं, दही खट्टी है, आज का अखबार आया, इस तरह करके वो हम देखेंगे कि उनको किस तरह हमने ठीक करना है। और कुछ पोइट्री की बेसिक्स होती हैं, वो काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होती है, मतला क्या है, मक्ता क्या है। शेर दे देगा, वो पूछ लेगा इसमें इस शेर का काफिया क्या है, ठीक है। ये इसमें रदीफ कौन सी इस्तेमाल हुई है, या तशबीह कौन सी इस्तेमाल हुई है। इस तरह डिफरेंट टाइप के वो चीजें दे सकता है। तो इसको हम अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाके, ताकि मजीद जो है वो हो जाए। नजीर अकबर अलाहाबादी अवामी पोइट, हाँ मेरा ख्याल है शायद यही है। आगे मजीद इसको देख लेते हैं। तो जी, अभी तक जो सब कुछ मैंने आपको बताया वो सुन के परेशान नहीं हो जाना, ये तो पूरी जो है वो नई साइंस ही खुल गई है उर्दू की। भाई है ऐसे ही, हर सब्जेक्ट को अलहदा से तैयार करना पड़ता है अगर नंबर लेने हो तो। ये आपको बताता हूँ सारा। अब ये हमने बारी बारी सारी चीजें डिस्कस करनी है। अभी तो जितनी सारी चीजें डिस्कस की हैं कि ये 13-14 हेड है, उनमें से तो अक्सर की भी समझ नहीं आई होगी आपको। ये सिर्फ अभी एक मैंने आपको दिया है, जस्ट एक व्यू दिया है। अब इन सारी चीजों को हमने बारी बारी डिस्कस भी करना है। हाँ जी, ओवरव्यू दिया। सबसे पहले उर्दू का ओरिजिन देख लेते हैं। तो देखिएगा स्लाइड में भी कि मुहक्किकीन ने उर्दू की इब्तदा, आगाज और इसके
माखज़ व मंबा के बारे में कई दिलचस्प और मुतज़ाद नज़रिए पेश किए हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप्स की इस पे राय हैं कि उर्दू कब से स्टार्ट हुई। लेकिन इनसे इतना ज़रूर ज़ाहिर होता है कि ये ज़ुबान बरे-सग़ीर में कब आई। ये इसका इर्तिक़ा-ओ-अमल फ़ारसी, अरबी और तुर्की इन सारी ज़ुबानों के असरात से वजूद में आई। फ़ारसी, अरबी और तुर्की आम तौर पे यहाँ बोली जाती थी इस एरिया में, इंडो-पाक में जहाँ हम रहते हैं। कि उर्दू जो ज़ुबान है ये इंडो-पाक की ही पैदावार है और उर्दू के जो असरात हैं वो 10वीं सदी से शुरू होते हैं। 10वीं सदी के दौर में शुरू होते हैं। ये मैं आई थिंक वो दौर है महमूद गज़नवी और गौरी वाला दौर, जब वो यहाँ आते थे जंग करने। तो डिफरेंट टाइप के वो लश्कर साथ लेके आते थे ना, तो उर्दू का बेसिक मतलब भी होता है लश्कर का। उर्दू का जो वर्ड का मतलब है लश्कर। तो वो लश्कर लेके आते थे, अब कोई उनमें फ़ारसी बोलता था, कोई अरबी बोलता था, कोई तुर्की से आए होते थे लोग, तो कोई यहाँ के मौजूदा लोग होते थे जो संस्कृत बोलते थे, जो यहाँ पे हिंदू और बुद्ध मत लोग रहते थे। तो वो मिला के ये एक नई ज़ुबान चल पड़ी और शुरू में मतलब यहाँ पे फ़ारसी ज़ुबान राइज थी, आपको पता है। ऐसा-ऐसा ये जो है ज़ुबान निखरती और सँवरती चली गई। और इवन के मुगल अहद के इख्तिताम पे ये ज़ुबान इतनी तरक्की कर चुकी थी, ये पॉइंट देखिएगा, कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे अपने अमाल और काम को सिखाने और उमूर मुमलिकत में इस्तेमाल करने के लिए फ़ारसी की जगह इसी ज़ुबान का इंतख़ाब किया। ये अंग्रेज़ जब आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पे और 1857 में उन्होंने बाकायदा यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। तो अब उन्होंने यहाँ पहले तो फ़ारसी ज़ुबान आई थी जो मुगल बादशाहों के कोर्ट के अंदर या उनके जो दीवान होते हैं उनमें यूज़ होती थी। तो अब डिफरेंट क्योंकि लश्कर आते गए और गिड़मिड़ हो गई, नई ज़ुबान निकल आई, तो फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे काम चलाने के लिए शुरू में उर्दू ज़ुबान का किया था। बाद में फिर रोला-शोला पड़ा और हिंदुओं ने कहा हिंदी ज़ुबान को राइज़ किया जाए, फिर अंग्रेज़ों ने अपनी ज़ुबान बीच में डाली कि जी इंग्लिश के अंदर काम चलाने हैं। तो उर्दू का मतलब आपने ओरिजिन देखा कि उर्दू जो है आम तौर पे 10वीं सदी में स्टार्ट हुई है, जिस ज़माने में महमूद गज़नवी और गौरी आए हैं इधर। और उसके बाद ये डिफरेंट यहाँ पे इर्तिक़ा के अमल आते रहे, मुगलों का दौर आ गया, मुगलों के बाद दरमियान में तो 6-7 ख़ानदान आए थे, मैंने आपको बताया था, सल्तनत गुलामाना, तुगलक, खिलजी, सईद, लोदी, फिर आखिर में मुगल रह गए थे, 300 साल उन्होंने हुकूमत की थी। तो इस दरमियान ये खिचड़ी-सी बनती थी और ये सारी ज़ुबानों का इम्तज़ाज सा बन के एक नई ज़ुबान का वजूद में आ गया, जिसको हम उर्दू कहते हैं। तो उर्दू बेसिकली तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसका मतलब है लश्कर या लश्करगाह के और इसको आबादी या बाज़ार भी कहा जाता था शुरू में, उर्दू को उर्दू का मायने लिया जाता था कि काफ़ी सारी चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, पड़ाव पड़ जाना किसी चीज़ का बाज़ार टाइप। और बादशाही किला और इसके मुअल्लक़ात को उर्दू ए मुअल्ला कहते थे, ठीक है? तो यहाँ पे उर्दू ज़ुबान का कहने लगे, पहले इसको उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था, ज़ुबान-ए उर्दू ए मुअल्ला। पहले उन्होंने इसमें से ज़ुबान निकाल लिया, सिर्फ़ उर्दू ए मुअल्ला रह गया, फिर मुअल्ला का लफ्ज़ भी निकाल लिया, पीछे सिर्फ़ रह गई उर्दू। और डिफरेंट एरियाज़ में ये जो नई ज़ुबान एक वजूद में आ रही थी, इसको और नाम भी दिए जाते थे। हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्कनी, गुजराती, रेख्ता, ये सारे भी उर्दू ज़ुबान के ही दूसरे लफ्ज़ हैं, जो इसको शुरू में दिए गए। हिंदी भी कहा गया इसको, हिंदुस्तानी भी कहा गया, दुकनी भी कहा गया, गुजराती भी कहा गया, रेख्ता भी कहा गया। रेख्ता नाम ज़्यादा मंसूब किया जाता है उर्दू के साथ। लेकिन 19वीं सदी में इस ज़ुबान को प्रॉपर तौर पे उर्दू का नाम देना शुरू हो गए। फिर आपको पता है पाकिस्तान भी बन गया तो इधर भी उर्दू राइज हो गई। कुछ इंडिया के अंदर भी चलती है उर्दू ज़ुबान जो है। फिर हमारे जो लोग दाएँ-बाएँ गए वहाँ पे जो डायस्पोरा मौजूद है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा वगैरह में या यूरोप वगैरह में, वहाँ की जो आबादियाँ हैं, वो भी उधर इसी को यूज़ करती हैं उर्दू ज़ुबान को। ये उर्दू ज़ुबान का थोड़ा-सा हमने तारुफ़ देख लिया, उसके बाद हम देख लेते हैं सैयद अहमद ख़ान और उर्दू इनका आपस में क्या नाता है। तो आप लोगों को पता है कि ये अभी मैंने आपको डेवलपमेंट बताई कि ये डेवलपमेंट होती जा रही थी उर्दू ज़ुबान की, ठीक है? और उर्दू ज़ुबान की डेवलपमेंट होते-होते 19वीं सदी, मतलब 19वीं सदी हम कहेंगे 1801 से लेके साल 1900 तक, ठीक है?
उसके अंदर फिर इसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ। उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बंदे हैं वो सर सैयद अहमद खान थे। 1857 में जंग-ए-आज़ादी हुई और अंग्रेज़ जीत गया। उसके बाद मुसलमानों को उसने इसका ज़िम्मेवार ठहराया इस जंग का। उसने कहा जी मुसलमान ज़िम्मेवार हैं। उसने मुसलमान को जॉब्स वगैरह से भी निकाल दिया और ज़ुबान भी बाद में चेंज हुई, तो मुसलमान तो उर्दू ज़ुबान छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो पहले तो जो सर सैयद अहमद खान हैं, उन्होंने मुसलमानों में अंग्रेज़ी तालीम फैलाना शुरू की। लेकिन ऐसा-ऐसा सर सैयद अहमद खान को खुद भी एहसास होता चला गया कि ये जो है अ, हिंदू या अंग्रेज़ वो मुसलमानों के इतने सगे कोई नहीं है। आपको पता है 1867 में 1867 में हाँ जी, आखिरी पीरियड बहादुर शाह ज़फ़र का जो है बहादुर शाह ज़फ़र 2 1857 में, जिसको फिर बाद में रंगून जेल में भेज दिया गया था। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदी ज़ुबान राइज की जाए, उर्दू ज़ुबान ऑफ़िसेज़ में यूज़ नहीं होगी। अब जो हमारी संस्कृत ज़ुबान है या हमारी प्योर हिंदी ज़ुबान है, उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ से फिर थोड़ा-सा सर सैयद को भी ख़्याल आना शुरू हुआ कि ये हम 2 नेशंस हैं, हिंदू और उर्दू और हिंदू और मुसलमान और हम लोग नहीं रह सकते और चूँकि मुसलमानों के साथ वर्ड उर्दू का मंसूब होने लग गया, मुसलमान ज़्यादा उर्दू यूज़ करने लग गए, तो ये ज़ुबान हम लोगों के साथ मंसूब हो गई। फिर इन्होंने तफ़सीर कुरान मजीद भी लिखी थी, जो है सर सैयद अहमद खान ने, इनका काफ़ी काम है। इन्होंने पहले तो रसाला असबाब बगावत-ए-हिंद लिखा था, काज़ीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, जिसमें इन्होंने बताया था कि सिर्फ मुसलमान ज़िम्मेदार नहीं है, ये जो जंग हुई है, इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो हिंदू भी बराबर के हैं और अंग्रेज़ों का अपना भी रवैया ख़राब था कि हमें उनके खिलाफ हथियार उठाने पड़े। तो वो थी रसाला असबाब बगावत-ए-हिंद, काज़ीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसके अलावा इन्होंने एक और रसाला लिखा, उसका नाम था रसाला तहज़ीबुल अख़लाक़। इस रसाले में बेसिकली इन्होंने मतलब यही बात लिखी थी कि हमारी बहुत सारी आदात हमारी और क्रिश्चियंस की आपस में मिलती हैं, क्योंकि हम अब्राहम रिलीजन के हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं और मतलब जो अल्लाह ताला की तरफ से 4 किताबें नाज़िल की गई हैं, ये 2 रिलीजन उनमें से हैं, हिंदू पर आए हैं। हिंदू बिल्कुल अलग हैं, वो अल्लाह ताला को नहीं, भगवान को मानते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों को कन्विंस करना शुरू किया इन्होंने कि मुसलमान और अंग्रेज जो हैं, बामी उनके दरमियान एक वो पैदा करने की कोशिश की ना, ये क्योंकि इनका ख़्याल था कि ये मिलके काम करेंगे तो ही कुछ होगा, तो फिर इन्होंने 1-2 अख़बार भी शाया किए, उसमें एक तरफ कॉलम इंग्लिश का होता था, एक तरफ कॉलम उर्दू का होता था। तो उर्दू के ऊपर मतलब बेसिक वर्क इनका है और सर सैयद के बाद बहुत सारे लोग फिर जो हैं, इनकी तहरीरों से और इनकी शख्सियत से मुतासर हुए और उन्होंने काम करना शुरू किया। जिनमें ख्वाजा अल्ताफ़ सेहनहाली, मौलाना नज़ीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना शिबली नुमानी, ये सारे लोग आपको पता है तहरीक अलीगढ़ एक फुल फ्लेड्ज तहरीक थी। बेसिकली तहरीक अलीगढ़ एक तलीमी तहरीक थी, तालीम से उसका काम शुरू हुआ था। बाद में वो सियासी भी हुई, मज़हबी भी बनी, तालीमी तो वो थी, पॉलिटिकल भी उसने शक्ल अख्तियार कर ली और तहरीक अलीगढ़ एक फुल फ्लेड्ज तहरीक बनी, तो उस तहरीक का एक पार्ट उर्दू लैंग्वेज का जो है फ़रोग भी था और उसमें से बाद में कई जो उनके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ कॉलेज थे, उसमें से कई रहनुमा निकले जिन्होंने फिर पाकिस्तान की आज़ादी में भी काम किया और उर्दू को भी जो है तक़वियत देने में, उर्दू के अंदर मुख्तलिफ नॉवल, ड्रामा लिखने के अंदर किरदार अदा किया। तो उनमें ये कुछ नाम हैं जो नीचे स्लाइड में लिखे हुए हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना नज़ीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना शिबली नूमानी, ये सारे लोग इसमें हैं। लेकिन जी उर्दू में मज़मून नवीसी का बाकायदा आगाज़ किसने किया है? जी सर सैयद ने किया है। उन्होंने तहज़ीबुल अख़लाक़ एक रसाला जारी किया, उसमें डिफरेंट टाइप के ये मज़मून लिखते थे। तो सर सैयद की कोशिशों से जल्द ही एक खेप तैयार होगी जिसमें मौलाना हाली, मौलाना शिबली नुमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी चिराग अली, नवाब आज़म यार जंग, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलाना अनायतुल्लाह, मौलवी वहीदुद्दीन असलम, मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, ये सारे लोग शामिल हैं। ये सुने-सुने नाम होंगे आपने किसी ज़माने में।
आज थोड़ा-सा इनको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंट नाम है हमारे रहनुमा, इन्होंने ना सिर्फ़ उर्दू के लिए काम किया मतलब बल्कि पाकिस्तान की जो एक आज़ादी है, उसके लिए भी काम किया इन लोगों ने। ठीक है? मौलाना हाली, मौलाना शिबली नुमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी चिराग अली, नवाब आज़म यार जंग, मौलवी ज़काउल्लाह और मौलवी ज़काउल्लाह के बेटे मौलाना इनायतुल्लाह, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम, मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, ज़फ़र अली खान भी थे। इन्होंने फिर डिफरेंट आपको पता है अखबार भी शाया किए थे, ज़मींदार के नाम से अखबार था, ठीक है? अमरोज़ के नाम से अखबार था। तो इन सारों ने फिर जो उर्दू के लिए काम शुरू किया। ये थोड़ा-सा उर्दू का बैकग्राउंड हो गया, जो आपको मैंने बताया, ठीक है? तो उसके बाद ओल्ड पोएट्स ऑफ उर्दू पे आ जाते हैं कि उर्दू के पुराने शायर कौन-कौन से थे। तो इनमें मीर तकी मीर थे, मीर दर्द थे, गालिब थे, ठीक है? ये इन लोगों ने शुरू में उर्दू के ऊपर काम किया और इनके शेर समझ-समझ भी थोड़े ही आते हैं। गालिब के तो आ जाते हैं खैर, ये जैसे मीर तकी मीर और मीर दर्द 9वीं 10वीं में पढ़ते रहे। वही जो 9वीं 10वीं में हम पढ़ते थे शेर अ, उर्दू में, वही या 12वीं में एक सब्जेक्ट होता था उर्दू का, जो मशहूर शेर होते थे, उनका ही वो पूछेगा आम तौर पे अगर पूछेगा कि ये शेर किसका है? ऊपर शेर क्या होगा? नीचे वो पूछ लेगा ये शेर किसका है? तो आपने रेलेवेंट पोएट को पॉइंट आउट करना होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट पोएट टू व्हिच वर्सेस बिलॉन्ग। क्या आप कहेंगे कि ये जो उर्दू शायरी की वर्सेस हैं, जो ये जुमले हैं उर्दू के, शायरी के, ये कौन से शायर के हैं? वो आपने बताना होगा। अच्छा, इस पे अगर कोई उर्दू के ऊपर डिटेल स्टडी करना चाहता हो, किसी का आगे हमें उर्दू का इरादा हो या कोई पेपर देना हो उर्दू का या जनरल नॉलेज का कोई पेपर देना हो उर्दू का जिसमें वो उर्दू 10 से 15 नंबर की हो, एक्सटेंसिव पढ़ना चाहता हो, तो वो एक बुक है जिसका नाम है खलीद उर्दू, खलीद उर्दू। ये बुक आप पढ़ें, अच्छी बुक है। मैंने ये स्टडी की थी पीएमएस में, मेरे जो है 60 नंबर आए थे 100 में से। 60 अच्छे नंबर माने जाते हैं आमतौर पे जो है ना पीएमएस में, 100 में से 60 काफ़ी होते हैं। और मैंने जस्ट यही एक बुक पढ़ी थी खलीद उर्दू, तो ये एक अच्छी बुक है। इसके अंदर ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे 12 10 से 12 हेड बताए, ये तफ़सील में दिए हुए हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, कुछ इसमें पास्ट पेपर भी दिए हुए हैं। तो अभी तो जो अभी आप तैयारी करेंगे वो सिर्फ़ मेरे लेक्चर की और कुछ मैं आपको 500 के करीब एमसीक्यूज़ दूँगा उसकी करेंगे। लेकिन कभी ज़िंदगी रही और आप लोग जो हैं आए इस तरफ, तो आप लोग फिर कलीदे उर्दू को यूज़ कीजिएगा, डिटेल स्टडी। जो 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, उसमें फिर हर एक सब्जेक्ट पे एक पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। आपको बताऊँ ये वो इतना आसान नहीं होता कि वो 17वें ग्रेड की आईएसआई की भी इवन सीट दे देते हैं, ठीक है? आईएसआई की भी सीट होती है 17वें ग्रेड की। एफबीआर की सीटें होती हैं एफआईए की। वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो पढ़ना पड़ता है, हर सब्जेक्ट की एक बुक पढ़नी पड़ती है। सब्जेक्ट यही होते हैं 8 से 9 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अब तक। हमारे 2 सब्जेक्ट और रहते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। सर सैयद अहमद खान जज भी थे। जी बिल्कुल जज भी थे, मुंशी से इन्होंने काम शुरू किया था, सर सैयद अहमद खान ने। और मुंशी फिर ये अपग्रेड हुए और आखिर में ये मतलब जज के ओहदे पे भी फाइज़ रहे हैं। बिल्कुल। बड़ी इनकी आप सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ें तो बड़े छोटे ओहदे से शुरू होते इन्होंने बड़ी तरक्की की, फिर स्कूल, कॉलेजेस और पूरी तहरीक का इन्होंने एक आगाज़ किया। इसलिए ही जब भी नाम लिया जाता है तो सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म इन 3 लोगों का मेजर नाम लिया जाता है तहरीक में और आम तौर पे इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आम पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह का टेस्ट हो या दूसरा कहीं पे हो। तो टाइम मेरा ख्याल खत्म हो गया उर्दू के लेक्चर का। आगे हम अपना लेक्चर मिल्क प्रोडक्शन का स्टार्ट करेंगे। ये उर्दू बाकी कल के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। साथ कुछ एमसीक्यूज़ भी आपको असाइन कर दूँगा। ये लास्ट स्लाइड अगर देख लेते हैं अगर टाइम हो जाए तो। न्यू पोएट्स आपने देखने हैं। आपको पता है फैज़ अहमद फैज़ ये न्यू पोएट है, इनको लिनन अवार्ड भी मिला हुआ है। उर्दू का एक अवार्ड होता है लिनन अवार्ड, ये रशिया वाले देते हैं। तो फैज़